हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश चलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। ये वाला जो लेक्चर है, मैं इस लेक्चर में 2015 का मैथ्स का लेबर इंस्पेक्टर का पेपर आप बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वाले पेपर के थ्रू हमें एकदम एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि हमारे लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं। इसके पहले मैंने 2018 का भी पेपर अपलोड करके रखा हुआ है, तो जिन जिन बच्चों ने वो 2018 का पेपर का सॉल्यूशन ना देखा हो उसे भी एक बार देख लीजिएगा। तो दो पेपर हुए थे, दो पेपर जो भी आपको सॉल्यूशन अगर मिल जाएगा ना, तो एक बार इत्मीनान से जब उसे देख लोगे तो अच्छी अच्छी एकदम मस्त अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी। ठीक है, तो फटाक से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज वाले सेशन में मैं जो एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है लेबर इंस्पेक्टर का 2015 का जो पेपर है उसका आपको डिस्कशन देने वाला हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये उन्होंने सीरीज बना कर दी है, इसका आपको नेक्स्ट टर्म आपको निकाल कर बताना है। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा गौर करते तो ये 2 और ये 9 में दरअसल 7 का फर्क है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 9 और फिर 28, ये 28 लिखा हुआ है ना, 9 और फिर 28 में मेरा ख्याल है 19 का फर्क है। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते तो 28 और 65, तो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करोगे तो 8 और 7 हो जाएगा 15, और यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 2 गया 3। ठीक है, 37 का फर्क है। फिर यहाँ पर है 126, तो 65 और 126 में 6 में 5 गया 1, 12 में 6 गया 6। ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें 7, 19, 37, 61 का फर्क है, लेकिन ये कोई पैटर्न बना नहीं है अभी। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि सिर्फ डिफरेंस से नहीं, दरअसल डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से सही जवाब पता चलता है। जैसे अगर मैंने इसका डिफरेंस निकाला तो कोई पैटर्न नहीं बना, तो अब मैं डिफरेंस का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ 7 और 19 में दरअसल 11 का फर्क है। ठीक है, 11 भी नहीं, 12 का फर्क है। 12 का फर्क है। अब 19 और 37 में अगर मैं देखूं तो 17 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 8 बचेगा मेरे पास, है ना। और ये 18 का फर्क है। ठीक है, और 37 और 61 में अगर मैं देखूं तो 11 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 बचेगा मेरे पास, और यहाँ से मेरे पास 5 बचा होगा, 3, तो 2 बचेगा। ठीक है, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि 12, 18, 24, अब ये पैटर्न बन गया। 6 का फर्क है ना, 12 और 6 18, 18 और 6 24, तो 24 और 6 कितना आ जाएगा बच्चे लोग? 24 और 6 हो जाएगा 30, है ना। तो इसका मतलब 61 में जब मैं 30 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 91। इसका मतलब ये होगा 126 में मेरे को 91 जोड़ने से सही जवाब मिल जाएगा। तो 126 में आप 91 जोड़ेंगे तो 6 और 1 हो जाएगा 7, 12 और 9 हो जाएगा 21। तो सवाल आएगा, सवाल का जो जवाब आएगा इसका वो आएगा 217। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो था 217। देख लीजिए कैसा पैटर्न है, बहुत आसान क्वेश्चन था, एकदम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लेबर इंस्पेक्टर 2015 का पेपर है, ये मस्त क्वेश्चन था, बनने वाला क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में कहता है, एक संध्या सूर्यास्त के पूर्व। अब देखो आपको ना इन सारे क्वेश्चंस में ना इन छोटे छोटे टर्म का ध्यान देना चाहिए। उसने आपको साफ साफ लिख कर दिया है संध्या। संध्या मतलब वो कोई है नहीं जिसको आप ढूंढने निकलोगे, कोई मैडम नहीं है वो, दरअसल उसकी बात चल रही है शाम से, इवनिंग से, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा पहले तो ये वाला डायग्राम कि नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब वो कह रहा है कि एक संध्या सूर्यास्त के पूर्व। अब जरा समझना, संध्या हो रही है मतलब कि शाम हो रही है, तो शाम के समय जो सूरज होते हैं, शाम के समय जो सूरज होते हैं वो दरअसल इस तरफ होते हैं। एग्री करते हो आप? यहां पर होंगे सूरज। ठीक है, पश्चिम की तरफ डूबने वाले होंगे, लेकिन उसके पूर्व की बात है तो हल्का सा ऊपर होंगे। दो मित्र सोनल और राजू एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे हैं। तो सोनल और राजू एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो चुके हैं और वो दोनों बात कर रहे हैं। यदि राजू की परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही हो तो सोनल की दिशा किस मुंह करके खड़ा होगा? अब जरा सा बात को समझो। अगर सूरज इस तरफ है, अगर सूरज इस तरफ है तो इंसान का मुंह किसी भी तरफ हो, परछाई हमेशा इस तरफ ही बनेगी।
इंसान अगर इधर भी देख रहा होगा तो भी परछाई उधर बनेगी, इधर भी देख रहा होगा तो भी परछाई उधर बनेगी, इधर भी देख रहा होगा तो भी परछाई उधर ही बनेगी। पॉइंट आया समझ में? क्योंकि सूरज की किरणें इस तरफ से आ रही है, तो किरणें इस तरफ से आ रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाकर वो परछाई बनाएगी। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि संध्या बोल रहा है मतलब सूरज जो है पश्चिम की तरफ होगा, दूसरा उसकी जो परछाई है हमेशा पूरब की तरफ बनेगी, चाहे इंसान का मुंह किधर भी हो। ठीक है, अब उसने लिख कर दिया है साफ साफ, यदि राजू की परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है, तो मैं इस वाली बात को लेकर तय हो गया कि जो परछाई है वो दाईं ओर है, परछाई है वो इस तरफ है। ठीक है, परछाई इस तरफ बनेगी वो तय है, मतलब ईस्ट साइड में बनेगी। अब मेरे को राजू का फेस कुछ इस तरह से करना होगा कि ये जो परछाई है ये दरअसल दाईं ओर हो जाए। पॉइंट है समझ में? अब मेरे को राजू का फेस कुछ इस तरफ करना होगा कि जो परछाई है वो दाईं ओर हो जाए। तो अगर मैं इस तरफ फेस करवाता हूं तो दायां तो मेरा इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब मुझे इस तरफ फेस करवाना होगा जिससे मेरा दायां इस तरफ आएगा। तो इसका मतलब कि राजू ने इस तरफ फेस किया हुआ है, मतलब नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है। ये है राजू का फेस। ठीक है, अगर राजू इस तरफ फेस करेगा तो उसकी जो परछाई है, परछाई तो हमेशा इसी तरफ बनेगी, वो दरअसल दाईं ओर हो जाएगी। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और उसने लिखा था कि एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे हैं, इसका मतलब राजू अगर इस तरफ देख रहा है तो सोनल पक्का इस तरफ देख रही होगी, तभी तो वो आमने सामने हो पा रहे होंगे ना। तो उसने आपसे पूछा कि सोनल किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो सोनल है वो दरअसल दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है। इसका जो सही जवाब होना चाहिए था वो होना चाहिए था साउथ, दक्षिण। देखो आइडिया मिला, पता चला कैसे डील कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस को। चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। सुनते हैं क्वेश्चन 103 क्या कहता है। क्वेश्चन 103 कहता है एक व्यक्ति है 5 मीटर सीधे चलता है और फिर दाईं तरफ 10 मीटर चलता है। अब मुझे ना, ये दरअसल डायरेक्शंस का क्वेश्चन है, दिशा निर्देश का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चे लोग कि जैसा स्टेटमेंट लिखा रहता है ना उसको ऐसा सीधा सीधा फॉलो कर लेते हैं, उसमें कोई फेर बदल नहीं करते हैं अपन। ठीक है, तो कैसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है अब जरा रिलैक्स होकर उसे देखो। लिखा हुआ है एक व्यक्ति 5 मीटर सीधे चलता है। एक व्यक्ति जो है 5 मीटर सीधे चलता है, तो ये 5 मीटर सीधे चल गया। ठीक है, और फिर दाईं ओर 10 मीटर चलता है। अब जरा समझो, ये इस तरफ चला, वो उदाहरण के लिए मैंने इस तरफ चलवाया हो, अब उसको दाईं ओर चलवाना है मुझे, तो दाईं ओर चलवाऊंगा तो ये आ गया इसका दाईं ओर। ठीक है, थोड़ा सा जो है स्पेस अपना बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि डायग्राम को ना साफ करके बनाता हूँ। ये हो गया 5 और ये हो गया 10, ऐसा। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, उसके पश्चात प्रत्येक बार बाईं ओर मुड़ते हुए क्रमशः 10, 5 और 10 मीटर चलता है। अब हर बार जो है बाईं ओर मुड़ेगा। पहले इस तरफ मैंने चलवाया तो ये दाईं मुड़वा लिया, अब दाएं इस तरफ मुड़ गया है तो उसको बायां मुड़वाना है। बायां इस तरफ आएगा ना, तो 3 बार बायां मुड़वाऊंगा, 10, 5 और 10 मीटर चलवाऊंगा। तो एक बार बायां मुड़ा तो 10, अब फेस उसका इधर है। ठीक है, अब फिर से बायां मुड़ेगा तो बायां इस तरफ आएगा, फिर 5, तो ये हो गया 5। ठीक है, अब इसका फेस उस तरफ है तो फिर से बायां मुड़ेगा तो इधर आएगा, तो फिर से हो जाएगा 10, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अब मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पर साफ साफ कि ये उसका इनिशियल पॉइंट है और ये, सॉरी, ये उसका इनिशियल पॉइंट है और ये उसका फाइनल पॉइंट है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, उसका मतलब वो आपसे ये वाली चीज पूछ रहा है जिसको मैंने अभी नीला किया, आपसे वो ये वाली चीज पूछ रहा है। समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है, तो आप कैसे निकाल पाओगे, जरा रिलैक्स होकर समझो। ये टोटल 10 था, टोटल 10 में 5 ये हो गया, तो बच्चे लोग 5 ये बचा होगा और ये 5 लिखा हुआ है। तो आपको इतना जो है ना, आपको ये जो मैं काला कर रहा हूँ इतना जो है ना, ये दरअसल एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। एग्री करते हो आप? ये दरअसल एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में लंब है 5, आधार है 5, तो कर्ण क्या होगा? कर्ण होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग और उसका अंडर रूट। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5√2। 5√2 इसका सही जवाब होना चाहिए था। तो आपको ऑप्शन मिलेगा बी। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। पता चला? ठीक है, कंफर्टेबल है? मस्त क्वेश्चन है ना, अच्छा एकदम एग्जाम में आने आया हुआ क्वेश्चन है और बनाने लायक क्वेश्चन था कि नहीं था? बढ़िया लगा देखकर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कहता है 104। 104 सुनते हैं। 104 कहता है मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हूं। ठीक है भाई, एक महिला है जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो डायरेक्शन है वो किस तरह से होते हैं। देखो, जो डायरेक्शन है ना बच्चे लोग, ये हमेशा ऐसे ही सेट रहेंगे। जो डायरेक्शन है ये हमेशा इसी तरीके से सेट रहते हैं। ठीक है, ऐसा। अब वो कह रहा है कि मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हूं, घड़ी की सुई को दिशा के पहले 90 डिग्री
घूम गई, घड़ी की सुई को दिशा में पहले 90 डिग्री घूम गई, पुनः उसी दिशा में 135 डिग्री घूम गई। अच्छा, वो कह रहा है कि वो महिला जो है, जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी थी, उसका फेस जो है इस तरफ था, उत्तर की ओर था, तो वो जब उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी तो घड़ी की दिशा में वो 90 डिग्री घूमी। ठीक है, घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और फिर उसी दिशा में मतलब कि फिर से क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो 135 डिग्री घूमी। ठीक है, बाद में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमी। अब वो से पूछ रहा है कि अंत में जब वो इतना घूम लेगी, इतना गोल गोल चक्कर काट लेगी, तो अब से पूछ रहा है कि अंत में वो किस दिशा में देख रही है। ये दरअसल सवाल है। अब आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर ना इसका अप्रोच को समझने की कोशिश करो, समझो। मैं ना जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसा कर सकता हूँ। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, फिर उसके बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, फिर उसको 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, घुमा सकता हूँ। लेकिन पेपर में बैठ कर ऐसे गोल गोल उसको घुमाते मत रहना। अप्रोच को समझो, अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए। क्या करेंगे, मेरे को दिख रहा है कि 90 डिग्री उसने बोला क्लॉकवाइज, 90 डिग्री उसने बोला क्लॉकवाइज, और फिर 135 डिग्री उसने बोला क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर उसने 270 डिग्री बोला है एंटी क्लॉकवाइज, 270 डिग्री बोला है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या करते हैं कि जिसके जिसके पास सेम दिशा होती है ना उसको जोड़ देते हैं, और जिसके पास विपरीत दिशा होती है उससे घटा देते हैं। ठीक है, एक बार मैं करके बताता हूँ। क्योंकि इन दोनों के पास सेम दिशा है ना, क्योंकि इन दोनों के पास में सेम दिशा है, तो ये दोनों की डिग्रियां जुड़ जाएंगी। तो जब मैं दोनों की डिग्री जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 5, 13 और 9 हो जाएगा 22। तो मुझे मिल गया 225 डिग्री क्लॉकवाइज। इतना पॉइंट समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। 270 में से 225 को मैं घटा दूंगा, तो 270 में जैसे अब 225 को घटाएंगे तो 45 डिग्री बचेगा। अब सवाल है कि दिशा कौन सी लेंगे। दिशा वो लेना जिसके पास बड़ा मान होगा। 225 छोटा है, 270 बड़ा है, तो क्योंकि 270 बड़ा है और उसके पास दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए यहां पर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज वाली दिशा लेंगे। पहली बात आपको समझ में आ गई। तो मेरा जो फाइनल अप्रोच होगा ना, मतलब जो मेरे को फाइनल उसको घुमाना है ना, बस मेरे को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, बस इतना ही करना है। ये पूरा दुनियादारी उसको नहीं घुमाना है मुझे। ऐसा ही आपको एग्जाम में भी ट्रीट कर रहा है इन क्वेश्चंस को। तो फाइनली मुझे सिर्फ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो दरअसल एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसा घूमेगा। ये टोटल जो है 90 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री आएगा ये वाला। तो यह वाली दिशा होगी इसकी नॉर्थ और वेस्ट के बीच की, नॉर्थ वेस्ट दिशा होगी। नॉर्थ वेस्ट का मतलब है उत्तर पश्चिम। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी। पता चला कैसे डील करना होता है। ये है 45 डिग्री। समझ में आया? कंफर्टेबल है अपन लोग? चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। ये रहा वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, शहरी और रोजगार प्राप्त करने वाले लोग जो न ही बुद्धिमान है और न ही परिश्रमी है को किस क्षेत्र में दर्शाया गया है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, 105 जो क्वेश्चन है, ये दरअसल क्वेश्चन का जो डेटा है ना वो मिसिंग है। आपको दिखाई दे रहा होगा, उसने लिखा है कि शहरी और रोजगार प्राप्त करने वाले लोग जो न ही बुद्धिमान है न ही परिश्रमी है। तो यहाँ पर न ही मेरे को शहरी लोग दिखाई दे रहे हैं, न ही मेरे को ग्रामीण लोग दिखाई दे रहे, कहीं से क्वेश्चन उठकर आ गया बस, है ना। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन वो दे देते हैं जिसका डेटा दरअसल मिसिंग होता है। तो अगर मान लिया कभी ऐसा क्वेश्चन, तो परेशान नहीं होना, उसका आपको बोनस अंक मिलेगा। तो इसको इस वाले क्वेश्चन पर एग्जाम में सभी बच्चों को बोनस अंक मिला था, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये इस वाले क्वेश्चन का डेटा मिसिंग है, तो इस क्वेश्चन को मैं भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित चार्ट पर विचार करने के लिए कह रहा है। ये रही वो चार्ट जिस पर मेरे को विचार करना है। ठीक है भाई, विचार कर लेता हूँ बैठ के आराम से। लिखा हुआ है, एक स्कूल की लड़कियों की संख्या और एक स्कूल में लड़कों की संख्या का ये मेरे को चित्र गिवन है। ठीक है भाई, कंफर्टेबल है अपन लोग? ओके, बोल रहा है स्कूल में स्कूल में सीट्स का कितना भाग रिक्त है। वो बता रहा है कि इतने लड़कियां हो गई, इतने लड़के हो गए, तो पूछ रहा है भाई कितना भाग रिक्त है। ठीक है भाई, मैं बना दूंगा इसको बहुत आराम से। कैसे बनाएंगे सर अपन इस क्वेश्चन को? जरा रिलैक्स होकर देखो, देखो जरा रिलैक्स होकर सुनना तुम। देखो ये जो पूरा जो सर्कल है ना, पूरा जो सर्कल है, मैं इसको ना एक भाग मान लेता हूँ। पूरा सर्कल हो गया मेरा एक भाग। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इतना जो हिस्सा है, इतना जो हिस्सा है इस पिज्जा का एक चौथाई है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि एक भाग में से एक चौथाई भाग तो लड़कों ने ले लिया। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि ये भी हिस्सा दूसरा चौथाई है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। चार
बराबर हिस्से हैं ये, है ना। अब मैं देख रहा हूं कि ये जो 1/4 है, ये वाला जो हिस्सा है, इसका आधा हिस्सा, इस 1/4 का आधा हिस्सा लड़कियों ने ले लिया। तो 1/4 का आधा दरअसल कुछ और नहीं होगा, वो होगा 1/8। तो 1/8 लड़कों लड़कियों ने ले लिया, तो उसमें से हटा देता हूँ 1/8। तो जो टोटल हिस्सा है उसका 1/4 हिस्सा लड़कों ने लिया हुआ है और 1/8 हिस्सा लड़कियों ने लिया हुआ है। इतना हिस्सा ले चुके हैं, तो जो बच गया होगा वो रिक्त होगा। तो बचाने के लिए मैंने टोटल में से उन चीजों को माइनस करवा दिया। माइनस जैसे ही मैं करवाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि टोटल जो एलसीएम आएगा वो आएगा 8। 8 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5/8। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 5 बचे 8 हिस्सा दरअसल रिक्त है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होना था वो होना था बी। मस्त क्वेश्चन तो बच्चों, एकदम मक्खन क्वेश्चन। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनल लेवल पर कि जिस लेवल पर हमने तैयारी करी है ना बच्चे लोग, जैसे अगर आपने हमसे क्लासेस वगैरह अटेंड करी होगी तो आपने रीजनिंग के सारे लेक्चर मेरे से अटेंड किए होंगे। तो आपसे बस ये कहने की कोशिश करो, जिस लेवल पर हमने तैयारी करी है ना बच्चे लोग, तो उस लेवल पर आप अगर देखोगे तो ये वाला पेपर मैंने आपके 20 के 20 क्वेश्चन आपसे डील होने के हैं। मतलब रीजनिंग के बता रहा हूँ अभी तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे एग्जाम में ना बने। आप महसूस कर रहे हो ये सारे कंसेप्ट जो है मैं आपको ऑलरेडी अपनी रेगुलर क्लासेस में बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा वो क्वेश्चन नंबर 107। 107 पर लिखा हुआ है 43 विद्यार्थियों के प्राविश्य सूची में मनीषा का 27वां स्थान है। उसका प्राविश्य सूची में नीचे से कौन सा स्थान है। ठीक है भाई, टोटल मुझे दे दिया है कि भाई 43 विद्यार्थी हैं। हम लोग ना, ये दरअसल रैंकिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग में हम लोग रैंकिंग वाला चैप्टर भी पढ़ते हैं और उसमें मैं आपको एक फंडा बताता हूँ। रैंकिंग में आपको फंडा बताता हूँ मैं, टॉप प्लस बॉटम इज इक्वल टू टोटल +1। ये फंडा आप बच्चों के दिमाग में रहना चाहिए। ये मेरी रेगुलर क्लास का फंडा होता है। रेगुलर क्लास में मैं आपको इस वाली चीज को सिखाता हूँ। अब जरा रिलैक्स होकर देखो तुम। देखो, टॉप प्लस बॉटम, मेरे को उसने बताया कि टॉप से उसका स्थान जो है 27th है। ठीक है, बॉटम से उसका स्थान मतलब कि नीचे से उसका स्थान मेरे से वो दरअसल पूछ रहा है, तो वहां पर बी लिखकर मैंने छोड़ दिया। टोटल कितने लोग हैं, टोटल है 43 +1। ठीक है, तो बॉटम इज इक्वल टू हो जाएगा 44 माइनस 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 = 14 में से 7 गया 7 और यहाँ पर बच गया 3, 3 में से 2 गया 1। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि दरअसल 17 रैंक होगी उसकी नीचे से, 17 रैंक होगी उसके नीचे से, मतलब कि आंसर होगा सी। बड़े देर बाद, ये जिस भी बच्चे का पेपर है, बड़े देर बाद उसका एक आंसर सही हुआ है, नहीं तो सही भी नहीं हो पा रहा था बच्चे का। मेरे को बहुत खराब फील हो रहा था इस बच्चे के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है भाई, बता देते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे बच्चों लोग, जरा समझना। देखो, आपको ना एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस करने का अर्थ ये है कि जो भी वहां पर लिखा हुआ होगा ना, उसमें अपने को पैटर्न को क्रैक करना है। ठीक है, मैं पैटर्न को क्रैक कर देता हूँ अभी। इसमें लिखा हुआ है मेरे पास कि ये 12 है, ये 8 है और ये 80 है। ठीक है भाई, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करते तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 8 का स्क्वायर होता है 64, और जब आप 12 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर को जब आप माइनस करते हो तो आपको मिलता है 80। मिला, पैटर्न मिला आपको। ठीक है, तो मैंने क्या नोटिस किया, मैंने नोटिस किया कि जो भी वो स्क्वायर बने हुए हैं ना, वो जो भी जो नंबर बने हुए हैं ना, उन सभी के स्क्वायर को बस माइनस करना है मेरे को सिर्फ इतना काम करना है। चलो फिर से नेक्स्ट वाला करते हैं। ये लिखा हुआ है 25 का स्क्वायर 625, ये लिखा हुआ है 21 का स्क्वायर 441। इसको मैं माइनस करूंगा तो यहाँ से आएगा 4, 12 में से 4 जाएगा 8 और 5 में से 4 जाएगा 1, 184। 184 ये लिखा हुआ है, डी नंबर। बच्चे का गलत हो गया, सी मार्क आया बच्चा एग्जाम में। मेरे को बुरा लग रहा है इसके लिए बहुत। मैं जब ये पेपर देख रहा था ना, तो मैं जब जब इसका आंसर का टिक देखता था, मेरे को अंदर से दर्द महसूस होता था कि मतलब क्यों बच्चे, क्यों ये क्वेश्चन बन सकता था, तुमसे नहीं करना था गलत। चलो कोई बात नहीं, इस बार अच्छा कर लेना, लेकिन जिनका भी ये पेपर है भगवान से दुआ करेंगे आपके लिए। चलिए, ये एक और पजल वाला क्वेश्चन है, सुनते हैं इसको, रिलैक्स होकर देखते हैं। चलो सुनते हैं। देखो क्या कह रहा है,
आकाश, ब्रजेश और चारू तीनों शाम में खाने पर एक साथ गए। ठीक है भाई, गए तो बहुत अच्छा किए। प्रत्येक ने पनीर टिक्का और रोस्टेड चिकन ऑर्डर किया। पनीर टिक्का और रोस्टेड चिकन भी बच्चों ने ऑर्डर करके आराम से रिलैक्स होकर बैठ गए कि अब तो भैया हम लोग को लंगर काटना है। ठीक है भाई, काटेंगे। फिर कहता है यदि आकाश पनीर टिक्का का ऑर्डर देता है तो ब्रजेश वही ऑर्डर देता है जो चारू ने ऑर्डर दिया। अच्छा, मतलब कंडीशन लगा रहा है। चलो लगाते हैं। देखो भाई, एक तरफ मैंने लिखा है पनीर टिक्का, एक तरफ मैंने लिखा है चिकन टिक्का। ठीक है, ओके यहाँ तक। अब पहला वाला कंडीशन क्या है? यदि आकाश पनीर टिक्का का ऑर्डर देता है, पनीर टिक्का में आ गया आकाश। ठीक है, अब वो कहता है तो ब्रजेश वही ऑर्डर देता है जो चारू ने ऑर्डर दिया। ठीक है भाई, तो अब आकाश पनीर टिक्का ऑर्डर दे चुका है, तो चारू कहती है कि मैं चिकन टिक्का खाऊंगी। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्रजेश है वो वही ऑर्डर दे देता है जो चारू ने ऑर्डर दिया था। अच्छा भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रजेश वही ऑर्डर दे देता है जो चारू ने दिया था। तो अपन इसको ना ऐसा करते हैं, समझो जरा। चारू के पास तो चॉइस है ना अभी। तो आकाश ने पनीर टिक्का ऑर्डर दिया, तो आकाश का हो गया पनीर टिक्का। बोलता है ब्रजेश वही ऑर्डर देता है जो चारू ऑर्डर देता है। ठीक है भाई, अब आकाश पनीर टिक्का ऑर्डर दिया है, तो लेट से चारू सोचता है कि मैं भी पनीर टिक्का खा लेता हूं, तो चारू ने पनीर टिक्का ऑर्डर कर दिया। पॉइंट है समझ में? अब ब्रजेश ने बोला था जो चारू खाएगी मैं भी वही खाऊंगा। चारू तो भैया पनीर टिक्का खा रही है, तो ब्रजेश भी बोला मेरे लिए भी वही एक प्लेट ले आओ। तो इसका मतलब मेरे को दिखाई दे रहा है कि पहले वाले केस में आकाश, चारू और ब्रजेश तीनों ही पनीर टिक्का खा रहे हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक संभावना मैंने सोची अभी। फिर कहता है यदि ब्रजेश पनीर टिक्का का ऑर्डर देता है। अब दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में कहता है कि ब्रजेश जो है पनीर टिक्का ऑर्डर देता है, तो ब्रजेश को मैंने पनीर टिक्का ऑर्डर करवा दिया। तो आकाश वह ऑर्डर देता है जो चारू ऑर्डर नहीं देता। अब आकाश बोलता है कि मैं वही खाऊंगा जो चारू नहीं खाएगी। पॉइंट है समझ में? अगर मान लिया चारू चिकन टिक्का ऑर्डर करती है, तो आकाश बोलता है मैं चिकन टिक्का नहीं खाऊंगा। इसका मतलब तो पनीर टिक्का ही बचा ना गरीब के लिए। सीधा है आपको समझ में? ठीक है भाई, ये भी मेरे को समझ में आ गया। अगला थर्ड केस है। यदि चारू रोस्टेड चिकन ऑर्डर करता है। अब चारू बोलता है कि मैं रोस्टेड चिकन खाऊंगा। तीसरा केस है, तो चारू को मैंने चिकन के केस में लिख दिया। ठीक है, तो आकाश वह ऑर्डर करता है जो ब्रजेश ऑर्डर करता है। चारू बोल रहा है मैं चिकन खाऊंगा, ब्रजेश बोलता है मैं पनीर टिक्का खाऊंगा। तो ब्रजेश के लिए मैंने लगा दिया पनीर टिक्का, और आकाश ने बोला जो ब्रजेश खाएगा मैं वही खा लूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रजेश खा रहा था, ब्रजेश तो पनीर टिक्का खा रहा था, तो आकाश बोला मैं भी वही खा लूंगा। ठीक है भाई, तो ये मेरे केसेस तैयार हो गए। ठीक है, अब देखते हैं उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है। उसने पूछा है तीनों में किसने हमेशा समान डिश ऑर्डर की है। आपसे पूछ रहा है कि इस तीनों केसेस में आपको ऐसा कौन सा व्यक्ति दिख रहा है जिसने एक समान डिश ऑर्डर कर दी है। तो जब मैं थोड़ा सा गौर फरमाता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि इस वाली स्थिति पर आप देख रहे होंगे कि जो आकाश है वो दरअसल एक समान डिश तीनों ही बारी में ऑर्डर कर जाता है। तो अगर आकाश एक समान डिश तीनों ही बारी में ऑर्डर कर जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन में जब मैं देखने जाता हूं, ऑप्शन में जब मैं देखने जाता हूं तो मुझे आकाश, ब्रजेश और चारू और इनमें से कोई नहीं, मैं आकाश दिखाई दे रहा है जो कि मेरा पहला ऑप्शन है। ठीक है, कंफर्टेबल है पलक? तो ये हो गया उसका आंसर नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है एक छोटे लड़के प्रतीक को जन्मदिन पार्टी में 40 लोगों ने उसे चुंबन किया। अच्छा भाई, ऐसे तो इंसान रोज अपना बर्थडे मनाए। और 25 लोगों ने उससे हाथ मिलाया। ये 25 लोगों को तो बुलाना ही नहीं है बर्थडे पे, वो 40 लोग ही ठीक लग रहे हैं। 25 लोग भी कंडीशन डाल देंगे, ठीक से करोगे तो फिर बुलाया जाएगा। हाथ वाथ मिलाने के लिए मत आया करो। 10 लोगों ने चुम्बन भी किया और हाथ भी मिलाया। ये भी लोग थोड़े ठीक लग रहे हैं। चल ठीक है, भले ही हाथ मिला रहा है लेकिन कर भी ले रहा है। बताइए पार्टी में कितने लोग आए थे? ठीक है भाई, बहुत आराम से अपन ये क्वेश्चन डील कर लेंगे, रिलैक्स होकर समझो तुम। एक फंडा है, फंडा है ये वाला। ये आपने फंडा आई एम श्योर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं
सुना या देखा जरूर होगा। ठीक है, कंफर्टेबल है हम लोग इस वाले फंडे को लेकर। अब ये फंडा क्या कहता है, एक बार रिलैक्स होकर देखो तुम। इसमें लिखा हुआ है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इसको हम लोग हिंदी में संघ बोलते हैं, ऐसी चीज जो किसी भी एक में हो। ठीक है, इसको अपन एटलीस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर अपन इसको टोटल भी बोलते हैं। ठीक, ए क्या है, ए कोई भी एक समुच्चय है, सेट है। बी क्या है, बी कोई भी दूसरा समुच्चय है, सेट है। और ये वाला निशान क्या होता है सर, ये वाला निशान होता है सर्वनिष्ठ का। ये यूनियन होता है और ये इंटरसेक्शन होता है, इसको हम लोग सर्वनिष्ठ बोलते हैं। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो दोनों में होती है। ठीक है, कंफर्टेबल है। तो अब अगर मान लिया कि ये जो है टोटल को बता रहा है, टोटल मतलब पार्टी में आए लोग, है ना। टोटल मतलब पार्टी में, जो ने के मतलब किस किया और एच मतलब हैंडशेक मिलाया, क्योंकि या तो हैंडशेक किया है या तो किस किया है या तो दोनों किया है। तो ये टोटल लोग हो गए। अब ये किस करने वाले लोग हो गए, ठीक है, और ये हैंडशेक करने वाले लोग हो गए। और ये जो है, सॉरी वहां पर माइनस आता है, और ये जो है बच्चे लोग, ये दोनों करने वाले लोग हो गए। ठीक है, दोनों मतलब किस और हैंडशेक दोनों करने वाले लोग हो गए, ऐसा। तो ये टोटल लोग को बताएगा, ये किस करने वाले लोगों को बताएगा, ये हैंडशेक करने वाले लोगों को बताएगा, और ये दोनों लोगों को बताएगा, मतलब जो किस भी करते हैं और जो हैंडशेक भी करते हैं। पॉइंट आ गया समझ में, यहाँ तक ओके मतलब। चलो अब अपन आगे सॉल्व करते हैं। तो किस करने वाले लोग कितने हैं भाई, किस करने लोग हैं 40। ये लोग बढ़िया लग रहे हैं मेरे को। 25 लोग हैं जो हाथ मिलाते हैं, इनको तो दिखना नहीं है पार्टी में, भगा देना तुरंत आते ही। 10 लोग हैं जो दोनों करते हैं, तो ये दोनों करने वाले यहाँ आ गए। ठीक है, ये लोग भी चल जाएंगे, आओ खाना वाना खाओ बढ़िया तरीके से। तो 40 और 25 में 10 को अपन को माइनस करना है। ठीक है, तो मैं इसमें से जैसे ही 25 में से 10 घटा दूंगा तो बचेगा 15, और 40 में जब मैं वो 15 जोड़ता हूँ तो मुझे मिलता है 55। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होना चाहिए था वो होना चाहिए था 55। बच्चे ने 75 मार दिया था, गलत हो गया था बच्चे का। बच्चे आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, 55 इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है घड़ी के कांटों के बीच 10-25 पर वृहद कोण होगा। अब मेरे को ना 10-25 सोचना है कि घड़ी में कैसे बचता है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जो भी टाइमिंग दी हो उसे पहले घड़ी में बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बच गया 10 और 25 ऐसे बजता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर होता है 6 और यहाँ पर होता है 11, 12, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से बनती है घड़ी। ठीक है, 10-25 इस तरीके से हो रहा है। तो बोल रहा है आपको 10 और 10-25 पर बड़े और छोटे कांटों के बीच में कोण कितना बनेगा वो हमको बता दो। अब तो मैं बिल्कुल बना दूंगा, आराम से निकाल के बता दूंगा मैं उसको, कोई लोड लेने वाली बात ही नहीं है। कैसे लेंगे सर अपन, पहले ना अपन देखते हैं कि कितने घंटों का फर्क आ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब यह है कि जब छोटा कांटा 10 पे होता है, बड़ा कांटा 5 पर होता है, तो कुल 7 घंटों का फर्क आता है। जब 1 घंटे का गैप होता है ना बच्चे लोग, जब 1 आवर का गैप होता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। जब 1 आवर का गैप होता है तो 30 डिग्री एंगल बनता है। यहाँ पर मेरे को 7 आवर का गैप दिख रहा है, 7 आवर का गैप दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, 7 आवर का अगर आपको गैप दिख रहा है तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे लोग कि 7 गुणा 30 मतलब कि 210 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ना, ये दरअसल है 210 डिग्री। मेरा ख्याल है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते। उसने उसके बाद ये कहा कि 10-25 पर आप मेरे को कांटों के बीच का कोण बता दो। अब जरा बात को समझो कि जब ना पूरे 10 बजते हैं, जब पूरे 10 बजते हैं, जब पूरे 10 बजते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। जब पूरे 10 बजते तो सीन ऐसा दिखता है ना बच्चे लोग कि जो छोटा कांटा है वो 10 पर होता है और जो बड़ा कांटा है वो 12 पर पहुंच चुका होता है। जब पूरे 10 बजते तो ऐसा होता है। मतलब मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब पूरे 10 बजते हैं ना, तब ये छोटा वाला कांटा जो है 10 पर रहता है। लेकिन अभी क्वेश्चन में पूरे 10 नहीं बज रहे हैं, 10:25 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो बड़ा वाला कांटा था वो 12 से उठकर 5 पर आ गया था। तो तुम खुद सोचो कि जब ये बड़ा वाला कांटा 12 से उठकर 5 पर आ रहा होगा तो क्या ये छोटा वाला कांटा यहीं 10 पर बैठे बैठे इंतजार कर रहा होगा क्या? नहीं ना,
ये छोटा वाला कांटा भी दरअसल 11 की तरफ हल्का सा खसक चुका होगा। सीधा है समझ में? तो ये जो 210 दिख रहा है ये टोटल एंगल है, लेकिन एग्जैक्ट एंगल नहीं है। क्यों भाई? एग्जैक्ट एंगल नहीं है, इस कहने का मतलब ये है कि जब बड़ा वाला कांटा 12 पे होता है तब छोटा वाला कांटा एग्जैक्टली 10 पर होता है, लेकिन अभी बड़ा वाला कांटा तो 5 पर आ चुका है ना, तो छोटा वाला कांटा एग्जैक्टली 10 पर थोड़ी रहेगा, थोड़ा 11 की तरफ खसक चुका होगा। पॉइंट है आपको समझ में? तो क्योंकि अब मेरे को पता चल गया कि जो मेरा छोटा वाला कांटा हल्का सा 11 की तरफ खसक चुका है, तो बात को समझो, छोटे वाले कांटे को बड़े वाले कांटे ने खसकने के लिए कितने मिनट का समय दिया हुआ है बच्चे लोग? 25 मिनट का समय दिया हुआ है। जब 1 मिनट का समय मिलता है ना, जब 1 मिनट का समय मिलता है ना, तो आधा डिग्री कवर होती है। क्वेश्चन के हिसाब से 25 मिनट का समय मिल रहा है, तो इसका मतलब कि 25 गुणा आधा, इसका मतलब कि 12.5 डिग्री कवर हो गई होगी। तो ये वाला जो छोटा सा जो एरिया है ना बच्चे लोग, ये वाला जो छोटा सा जो एरिया है, ये कुछ और नहीं है, ये दरअसल 12.5 डिग्री है। और जो आपको एग्जैक्ट एंगल जो क्वेश्चन में निकाल कर देना है, एग्जैक्ट एंगल जब क्वेश्चन निकाल कर देना है, वो ये वाला देना है, वो ये वाला देना है, काला वाला। फर्क को देखो जरा, तो देखो जरा, टोटल था 210, जिसमें से ये हरा वाला है 12.5, तो टोटल है 210, जिसमें से 12.5 मुझे नहीं चाहिए, तो 210 में से 12.5 मैं माइनस कर दूंगा। तो 210 में से अब 12.5 माइनस करते हैं तो आएगा 197.5 डिग्री। 197.5 डिग्री का मतलब ये है, इसका आंसर होगा बी। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है दरअसल बी। बच्चे ने डी मार दिया था, गलत हो गया था, डी गलत है, बी सही है। ठीक है, आइडिया मिला? ये ना दरअसल जो मैंने क्लॉक का जो आपको क्वेश्चन डिलीवर किया ना, इसके लिए ना थोड़ा सा हार्डकोर कंसेप्ट की जरूरत होती है। मतलब आपको ये वाली चीजें समझ में आनी चाहिए कि कैसे 1 डिग्री का जब गैप होता है तो 30 डिग्री एंगल बनता है, कैसे 1 मिनट का जब गैप होता है तो आधा डिग्री का एंगल बनता है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, और ये चीजें जब आपको समझ में आएंगी तभी जो है बाकी सारी चीजें आपको कनेक्ट होने लगेंगी। तो जिन बच्चों ने मुझसे क्लॉक पढ़ा होगा ना हमारी रेगुलर क्लासेस में, वो इसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा ना, उनको थोड़ा सा कनेक्ट करने में पेन हुआ होगा, मैं मानता हूँ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको ना क्लॉक के कंसेप्ट की जरूरत है, आप नीचे चैट सेक्शन में लिख देना। इसके पहले वीडियो में आपने बच्चों ने लिखा था कि आपको पेडागोगी का या फिर जो मैथ्स का जो थोड़ा सा, सॉरी पेडागोगी वर्ड यूज कर लिया मैंने, आई एम सॉरी, आपको मैथ्स में जो थ्योरी वाला जो थोड़ा सा पोर्शन होता है उसके आपकी क्लासेस की जरूरत है, अपने बच्चों ने लिखा था, मुझे ख्याल है। मैं आने वाले वीडियोस में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। और भी इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको क्लॉक की क्लासेस की जरूरत है ना, या फिर मैंने कोई और इसके पहले इसके क्वेश्चन डिस्कस किए हो जिसका आपको कंसेप्ट ना पता हो, उस टॉपिक का आप नाम लिख देना, या फिर उस क्वेश्चन का नाम लिख देना, सर इससे रिलेटेड मेरे को और थ्योरी चाहिए, तो मैं उससे रिलेटेड कंटेंट आप बच्चों के लिए रिकॉर्ड करता जाऊंगा। पॉइंट है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 112 पर। क्वेश्चन नंबर 112 में कहता है कि गैस के दाब और आयतन के बीच संबंध बता दो। गैस के दाब और आयतन के बीच संबंध हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग साइंस में एक फंडा पढ़ते हैं, वो होता है गैस का नियम। गैस का नियम है पीवी बराबर एन आर टी। ठीक है, ये हो सकता है आपने सुना होगा। तो पीवी बराबर एन आर टी में जो पी है वो होता है प्रेशर, वी है वो होता है वॉल्यूम। तो इसका मतलब पीवी इज इक्वल टू हो सकता है कांस्टेंट। इसका मतलब पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो सकता है वी। पॉइंट है समझ में? जो दाब है वो आयतन के वित्त को अनुपाती होता है, तो उस स्थिति में इनके बीच जो ग्राफ बनता है वो ये वाला ग्राफ बनता है। इसे दिमाग में सेट कर लीजिएगा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आते हैं। जब कोई चीज उसके वित्त को अनुपाती होती है तो ग्राफ ये फॉलो होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर है 113। हम्म, चलो मैं ये वाले साइड से सॉल्व करूंगा। इस वाले साइड में थोड़ा सा जो है गंदा पुंदा हो गया तो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो बहुत साफ साफ आपको दिखाई देगा और सॉल्व करने में मजा आएगा। क्या कहता है? ए प्लस बी मीन्स ए माइनस बी। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ और ये सारे दिशा निर्देश में फॉलो करूंगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स वैल्यू 8। बोल रहा है कि इसमें से कौन से समीकरण को हल करने से मान 8 आएगा। ठीक है भाई, कौन से वाले समीकरण को हल करूंगा तो मान 8 आएगा, वो मेरे से पूछ रहा है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये प्लस लिखा हुआ है, प्लस का मतलब होता है माइनस, तो यहाँ पे मैंने कर दिया माइनस। माइनस का मतलब होता है इनटू, तो यहाँ पे कर दिया मैंने इनटू। इनटू का मतलब होता है डिवाइड, तो यहाँ पे कर दिया मैंने डिवाइड। और डिवाइड का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पे कर दिया मैंने प्लस।
तो क्वेश्चन के हिसाब से जो जो उसने चिन्ह बदलने के लिए बोले थे मैंने बदल दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हूँ। तो जब भी ऐसा कभी एक्सप्रेशन आए जिसमें मल्टीपल साइन यूज होते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक नियम लगाते हैं। उस नियम का नाम होता है बच्चे लोग बॉड मास। ये बॉड मास में बी है ब्रैकेट, ओ है ऑफ, डी है डिवाइड, एम है मल्टीप्लाई, ए है एडिशन और एस है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आपको ना इसी क्रम में, इसी हायरार्की में किसी भी समीकरण को हल करना होता है। तो जैसे ही मैं इस समीकरण को हल करने जाऊंगा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा डिवाइड। तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 6, तो 6/3 हो जाएगा दरअसल 2। तो जो एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा बन जाएगा 1 - 2 × 2 + 8 ऐसा। ठीक है, तो 2 × 2 हो जाएगा दरअसल 4, क्योंकि डिवाइड के बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 दरअसल हो गया 4, तो 8 और 1 हो गया 9। 9 में से जब मैंने 4 घटाया होगा तो मुझे मिला होगा 5। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान होगा 8, मेरा आ रहा है 5, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। इस तरीके से इसको डील करना है। ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं, जरा देखना। 1 - 2, अच्छा बोल रहा था माइनस की जगह पर क्या लेना, इनटू, तो मैंने ले लिया इनटू। फिर लिखा है प्लस, प्लस के पे क्या लेना, माइनस, मैंने लगा लिया माइनस। इनटू, इनटू पे क्या लेना, डिवाइड, तो मैंने लगा लिया डिवाइड। और डिवाइड के पे क्या लेना, प्लस, मैंने लगा लिया प्लस। ये ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हूँ। तो हर हर बार की तरह बॉड मास फॉलो होगा। बॉड मास का मैं पहले आता है डी, तो इसका मतलब मैं करूँगा डिवाइड। तो जैसे ही मैं इसका डिवाइड करने जाता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि ये 6 है और ये 3 है, तो ये 2 बारी में कट जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 × 2 - 2 + 8, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हुआ इनटू, डी के बाद होता है एम, तो 1 × 2 हो जाएगा 2, 2 - 2 हो जाएगा 0 और +8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से 8 आ रहा है। उसने पूछा भी था किस में 8 आएगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो चलो आपको किस तरीके से डील करना है, आइडिया एक्सेप्टेड है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऐसे डब्बे टुब्बे वाले क्वेश्चन है बच्चे लोग, एग्जाम में आपके तय आते हैं, और थोड़ा सा इसको ना ख्याल करके सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि निम्नलिखित टेबल में रिक्त स्थान की मेरे को पूर्ति करनी है। ठीक है भाई, मैं कर लेता हूँ। तो ये कैसा कह रहा है, ये 5, 7 और 11 लिखा हुआ है। तो आप अगर थोड़ा सा गौर करते, 5 और 7 होता है 12, 12 और 11 होता है 23। तो इसका मतलब मैंने ये देखा कि जब मैं पहले और दूसरे डब्बे को, पहले दूसरे और तीसरे डब्बे को जोड़ता हूँ, जब मैं ये तीनों डब्बे को जोड़ता हूँ तो मेरे को चौथा डब्बा मिल जाता है। ठीक है, 5 और 7 हो गया 12, 12 और 11 हो गया 23, तो ये लिखा हुआ 23। फिर से देखते हैं एक बार, 8 और 3 हो गया 11, 11 और 7 हो गया 18, तो ये लिखा हुआ 18। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि शुरू के 3 डब्बे को जोड़ो तो आपको चौथा डब्बा मिल जाएगा। शुरू के 3 डब्बे को जोड़ देते हैं, 3 और 9 हो गया 12, 12 और 12 हो गया 24 और 1 हो गया 25। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 25। बच्चे ने ए मारा था, गड़बड़ हो गया बच्चे का, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है, आसान था, बनने लायक क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा हुआ है अगला वाला सवाल। अगले वाले क्वेश्चन में ये कहता है कि नीचे दिए गए 2 कथन और 2 निष्कर्ष को पढ़िए। ठीक है भाई, और बताइए कि कौन सा कथन निष्कर्ष सही है। ये दरअसल ना सिलोलिज्म का क्वेश्चन है। अब सिलोलिज्म मैं अभी डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, ऑल्दो मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में इसकी जो थ्योरी है वो डिलीवर कर चुका हूँ। तो जिन जिन बच्चों को ऐसा लगे कि उनको थ्योरी में थोड़ा सा कष्ट हुआ है, तो आप लेबर इंस्पेक्टर का जो हमारा कोर्स है वो परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, और उसमें सारी आपको थ्योरीज मिल जाएंगी, इज्जत से बैठकर उसको आप बनाइएगा, कंफर्टेबल उसको आप पढ़िएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि उसको थ्योरी अच्छे से आती है तो इसके सॉल्यूशन आप आराम से कनेक्ट कर पाओगे। चलो मैं एक बार करके बताता हूँ आपको, सुनना। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कथन गिवन होता है ना, उसको देखकर पहले वेन डायग्राम बनाते हैं, जिसको मैं दरअसल नो ब्रेन डायग्राम भी बोलता हूँ। तो नो ब्रेन डायग्राम हम लोग बनाने वाले हैं। लिखा हुआ है सभी अच्छे एथलीट जीतते हैं, कह रहा है कि सभी अच्छे एथलीट होंगे जो जीतेंगे। तो मैंने क्या किया कि एक सर्कल बनाया, एक सर्कल बनाया, ये बनाया एथलीट का, और सारे के सारे एथलीट जो है ये अच्छे एथलीट है। ठीक है, ये अच्छे एथलीट है, सारे के सारे जो एथलीट है वो जीतते हैं, तो उनको जीतने वाले गोले के अंदर डाल दिया। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि सभी अच्छे एथलीट जो है वो जीतने वाले गोले के अंदर है, मतलब कि जीतते होंगे। ठीक है भाई, फिर कहता है सभी अच्छे एथलीट अच्छे से खाते भी है। अब ये सारे के सारे जो अच्छे एथलीट है ना, इनको अच्छे से खिलाना भी है,
खिलाना भी है, तो इसका मतलब मैं इनको फूडी बोल देता हूँ, एफ लगा देता हूँ इस पे। ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे जो अच्छे एथलीट है वो जीतते भी हैं, और सारे के सारे अच्छे एथलीट जो है फूडी भी है। लेकिन अगर इस फोटो को मैं और भी दूसरे एंगल से सोचना चाहूँ तो मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कि ये सारे के सारे अच्छे एथलीट है जो जीतते भी है, और ये सारे के सारे अच्छे एथलीट है जो फूडी भी है। मतलब जो एफ वाला गोला है वो मैं अंदर या बाहर कहीं भी लगा सकता हूँ, दोनों ही परिस्थितियों में सही होगा। इसका मतलब ये जो गोले हैं ये कथन को सेटिस्फाई करते हैं। अब आपको निष्कर्ष गिवन है और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष जो है वो फॉलो हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष फॉलो नहीं हो रहा है। तो मैं पहला निष्कर्ष पढ़कर देखता हूँ। पहला निष्कर्ष में लिखा हुआ है वो सभी जो अच्छा खाते हैं अच्छे एथलीट हैं। ठीक है भाई, तो वो आपसे बोल रहा है कि वो सारे के सारे लोग जो अच्छा खा रहे होंगे अच्छे एथलीट होंगे। ठीक है भाई, तो जरा पॉइंट को समझो जरा। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना मुझे क्या करना पड़ता है पता है? वो मुझे ना इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना उसको ना गलत साबित करना होता है। ये लाइन मैं आपको अपने रेगुलर क्लास में सिखाता हूँ। कभी भी सिलोजिज्म का क्वेश्चन आए, कभी भी ऐसे कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आए, तो हमेशा ये कोशिश करेंगे आप कि जो भी निष्कर्ष गिवन होगा उससे आप गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। सीना है समझ, ये जानबूझ के करना होता है, तभी चीजें सही सॉल्व होती हैं। तो उसने लिखा हुआ है कि वो सारे के सारे जो अच्छा खाएंगे अच्छे एथलीट होंगे। तो अगर आप मेरे इस वाले फोटो में देखो या इस वाले फोटो में किसी में भी देखो, आपको दिखाई देगा कि ये वाला जो एरिया है खाने वालों का, ये जो मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ है ना, ये वाला जो एरिया है खाने वालों का वो एथलीट में नहीं जा रहा है। पता चल रहा है आपको? ये वाला जो एरिया है खाने वालों का वो एथलीट में नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो मैंने काला किया हुआ है, इतने सारे एथलीट, इतने सारे अच्छा खाने वाले लोग हैं ये जो कि एथलीट नहीं है। वो बोल रहा है कि सारे के सारे अच्छा खाने वाले एथलीट होंगे, लेकिन मेरे को दिखाई दे रहा है कि इतने सारे मेरे अच्छा खाने वाले एथलीट के गोले में नहीं जा पाए। इसका मतलब कि ये वाली बात क्या हो गई? गलत हो गई। सीना आपको समझ में? नंबर 2 सुनते हैं। वो सभी जो जीतते हैं अच्छा खाते हैं। अब आप अगर थोड़ा सा गौर करोगे, अब आप अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो आप देखोगे, अब आप अगर थोड़ा सा अगर गौर करते हो, हाँ अब आप अगर थोड़ा सा अगर गौर करोगे तो आप क्या देखोगे? उसने कहा था कि वो सभी जो जीतते हैं अच्छा खाते हैं। ठीक है भाई, तो देखो ये जीतने वाले इतने सारे लोग जिनको मैं अभी नीला कर रहा हूँ, जीतने वाले इतने सारे लोग जिनको मैं नीला कर रहा हूँ, ये खाने को टच नहीं कर रहे, खाने वाले गोले को टच नहीं कर रहे हैं, है ना। ये खाने वाले गोले को टच नहीं कर रहे, इसका मतलब कि वो खाने वाले लोगों की जगह पर नहीं जा रहे हैं। तो उसने कहा था वे सभी जो जीतते हैं अच्छा खाते हैं, लेकिन इतने सारे जो मैंने नीला किया वो तो जीत रहे हैं, लेकिन खाने वाले तो खाने वाले तो गोले में वो नहीं फंसे। इसका मतलब कि ये वाली बात भी क्या है? गलत है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही निष्कर्ष इससे फॉलो नहीं किया। इसका जो जवाब होना चाहिए था, ना ही निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 प्राप्त होता है, तो आंसर होना चाहिए था डी। बच्चे ने मार दिया था सी। आई एम सॉरी बच्चे, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा वो क्वेश्चन। चलिए, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इत्मीनान से सुनो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्ग परिश्रमी गोला रोजगार प्राप्त त्रिभुज ग्रामीण आयत बुद्धिमानी लोगों को दर्शाता है। अच्छा, तो जो वर्ग है वो परिश्रमी लोग को, ये है वर्ग, तो ये है परिश्रमी। ठीक है, फिर कहता है गोला रोजगार प्राप्त, ये है रोजगार। ठीक है भाई, त्रिभुज ग्रामीण, त्रिभुज ग्रामीण। ठीक है भाई, आयत बुद्धिमानी, ये है बुद्धिमान। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को पढ़ता हूं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ग्रामीण एवं परिश्रमी व्यक्ति जो न तो बुद्धिमान है न ही उन्हें रोजगार प्राप्त है, उसको किस क्षेत्र में रखा गया है? ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ग्रामीण और परिश्रमी चाहिए। तो ग्रामीण है ये त्रिभुज और परिश्रमी है ये वाला वर्ग। तो जो त्रिभुज और वर्ग दोनों में फंसेगा वो मुझे चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि त्रिभुज और वर्ग दोनों में जो फंस रहा है, त्रिभुज और वर्ग दोनों में जो फंस रहा है वो ये है। ठीक है, त्रिभुज और वर्ग जो दोनों में फंसा ये 4 है, बाकी सारे मुझे नहीं चाहिए, तो उनको मैंने काट दिया, क्योंकि बाकी सारे त्रिभुज और वर्ग दोनों में नहीं फंस पा रहे। कोई किसी में फंस रहा है, कोई किसी में फंस रहा है, कोई किसी में नहीं फंस रहा है, लेकिन मेरे को वही चाहिए जो दोनों में फंसता है। अब उसने क्या बोला कि भाई ठीक है ग्रामीण और परिश्रमी तो होना चाहिए, लेकिन न तो बुद्धिमान हो और न ही रोजगार प्राप्त हो। तो बुद्धिमान का ये आयत है,
तो जो जो आयत में फंसा होगा वो भी नहीं चाहिए। अब देखो ये आयत में फंस रहा है, नहीं चाहिए, ये आयत में फंस रहा है, नहीं चाहिए। पॉइंट है समझ में? अब उसने क्या बोला कि रोजगार, और वो ना तो बुद्धिमान हो और ना ही उन्हें रोजगार मिला हुआ हो। पॉइंट आया समझ में? तो बुद्धिमान तो नहीं चाहिए, मतलब आयत वाला तो नहीं चाहिए, और रोजगार भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि गोले में भी नहीं आना चाहिए। तो जो जो गोले में फंसेगा उसको उड़ा दो। ये गोले में फंस रहा है, इसको मैंने उड़ा दिया। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अल्टीमेटली मेरे पास सिर्फ एक ये वाला नंबर बच रहा है, ये वाला नंबर कोई और नहीं है, 3 है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो दरअसल होगा 3। तो चलते हैं ऑप्शन में, एक बार देख लेते हैं कि 3 कहाँ पर लिखा हुआ है। ये रहा, बच्चे ने एकदम सही मारा है, कसम से बहुत समय बाद एक आंसर मेरा बच्चे के साथ मैच हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को बच्चे के लिए। 3 इसका आंसर एकदम सही है। ठीक है, गुड, शाबाश बच्चे, फोड़ दिया आपने पेपर। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार रिलैक्स होकर देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है a प्लस बी का मतलब है ए बी का बेटा है। अच्छा, तो अपन क्या करते हैं पता है, ये ना दरअसल कोडेड ब्लड रिलेशनशिप हम लोग बोलते हैं। तो कोडेड ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन हम लोग बच्चे लोग क्या करते हैं कि ना जो जो चिन्ह यूज हुए ना उन चिन्हों के हिसाब से ना अपन लोग ऊपर वाला जो भी डेटा होगा उसको यूज करके हम लोग फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो फैमिली ट्री बनाते हैं। लिखा हुआ है P इंटू क्यू। इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब है भाई, मतलब जो P है वो Q का भाई है। तो अपन लोग इस तरीके से फैमिली ट्री बनाते हैं, इसमें प्लस साइन वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो सिंगल एरो है वो दरअसल भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है। ये मैं आपको रेगुलर क्लास में बताता हूँ। फिर उसके बाद क्या कहता है, माइनस आर, ये रहा माइनस और ये रहा पति। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि जो Q है वो R का पति है, तो Q पति है इसलिए लगा दिया प्लस, और यहाँ पर लगा दिया मैंने डबल साइन इस तरीके से। ये दिखाई दे रहा है आपको? कंफर्टेबल है मैंने इस वाली बात को लेकर? ठीक है, तो अब देखना जरा मैं इसको जरा कैसे समझता हूँ। उसने क्वेश्चन में ये पूछा कि P R का दामाद है, P और R में दामाद का रिलेशन नहीं है, ये अलग गलत हो गया। P R का भाई है, P और R में भाई बहन का रिश्ता भी नहीं है, गलत हो गया। क्यों भाई बहन का रिश्ता नहीं भाई? क्योंकि ना जो भैया हैं उनकी वाइफ है और ये उनके छोटे भाई है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है। छोटे भाई सर आपको कैसे पता? ऐसे ही तुक्का लगा के मैंने बोल दिया, बड़ा भी हो सकता है। अभी शादी हुई है तो यही बड़ा होगा ना, पहले बड़े की शादी होती है, ये एक दिक्कत का विषय है। आर पी की पत्नी है, आर जो है पी की पत्नी है बोलता है, मेरे को दिखाई दे रहा है आर क्यू की पत्नी है। डांट लगाऊंगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब है, क्योंकि ऊपर के तीनों जो है गलत हो गए थे। ठीक है, चलिए फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ गया है 118। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 118 पे कहता है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए तो उस दिशा में पश्चिम क्या बनेगा। डायरेक्शन वाला ये तीसरा क्वेश्चन है, आपने नोटिस किया बच्चे लोग? मतलब डायरेक्शन से इस वाले एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चन आए थे। तो आप थोड़ा सा ना एग्जाम में जब बैठे तो डायरेक्शन वाला चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से करके जाइएगा रीजनिंग में। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। उसने ये कहा कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, दक्षिण पूर्व ये है वो दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, और ये है उत्तर। तो उसने ये कहा हमसे कि हम इस दक्षिण पूर्व को ना उत्तर बनाते हैं। तो दक्षिण पूर्व को उत्तर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस वाली दिशा में घूमना पड़ेगा। ये बात स्वीकार करते हो? ये कौन सी दिशा है सर? ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा है, घड़ी की विपरीत दिशा है। कितना घूमना पड़ेगा? ये दरअसल 45 डिग्री होता है और ये दरअसल 90 डिग्री होता है। तो 45 और 90 को जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 135 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो मैंने लॉजिक ब्रेक कर लिया। लॉजिक है कि अगर आपको दक्षिण पूर्व को उत्तर बनाना है तो आपको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ता होगा। ये बात आप स्वीकार कर लिए? ठीक है, यहाँ तक ओके बोलो। अब थोड़ा सा इसके आगे मैं सॉल्व करता हूँ, रिलैक्स होकर सुनना तुम। वो कहता है तो उसी दिशा में पश्चिम क्या बनेगा, ये रहा वो पश्चिम। उसी दिशा में पश्चिम क्या बनेगा, ये रहा वो पश्चिम। लॉजिक यही लगाऊंगा, 35 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाली दिशा रहेगी। अब 35 डिग्री चलना है मेरे को, तो जिसमें ये हो जाएगा 90 डिग्री मतलब 135, और ये हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब मेरे को इतना टोटल चलना है। ठीक है, तो पश्चिम में अगर आप 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो तो वापस आपको घूमकर साउथ वेस्ट मिल जाता है। साउथ वेस्ट का मतलब है दक्षिण पश्चिम, तो इसका आंसर होगा साउथ वेस्ट, मतलब कि ऑप्शन नंबर होगा ए। पता चला आपको? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बच्चे का भी ए आया था, गुड, शाबाश बच्चे, आई रियली प्राउड ऑफ यू। अगला लिखा हुआ है ग्रामीण परिश्रमी और बुद्धिमानी लोग जिन्हें रोजगार प्राप्त नहीं है उन्हें किस क्षेत्र में रखा गया है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन भी जो है ना यहाँ पर दे दिया है, जबकि इसका डेटा जो है मैं यहाँ ऊपर पढ़ा था, ये रहा है ना। तो पॉइंट ये है कि अब इसका जो क्वेश्चन है वो यहाँ आ गया है।
डेटा ऊपर कहीं था, तो आप चाहो तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपको उसके नंबर मिलेंगे। नहीं भी सॉल्व करोगे तभी उसके नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये दरअसल प्रिंटिंग एरर है। तो इस क्वेश्चन में आपको बोनस जरूर दिया जाएगा। हालांकि आप इस वाले क्वेश्चन को स्वयं भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे इत्मीनान से अपने एंड से एक बार सॉल्व करके देखिएगा। ना बने तो आप मुझसे चैट सेक्शन में आंसर या सॉल्यूशन पूछ लीजिएगा। चैट सेक्शन में आप इस वाले क्वेश्चन का जवाब देंगे, मुझे इसका इंतजार रहेगा। ठीक है, कंफर्टेबल है। और ये वाला जो आंसर टिक है यही देखकर मत बता देना, क्योंकि आप देख रहे हो कि धोखा बहुत हो रहा है। मैं 4 बनाता हूँ जिसमें बच्चे के साथ मेरा एक ही मैच होता है, तो आपका भी इस वाली चीज को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है? किसी तस्वीर की ओर देखकर वंदना ने कहा, वह मेरी माँ के पति की बड़ी बेटी है। अच्छा, वंदना कह रही है तो पहले हम लोग इसमें वंदना को लिख देते हैं। ठीक है, अब वंदना ने कहा मेरी माँ, तो पहले वंदना की माँ बना लो, ऐसा बनेगी वंदना की माँ। ये हो गई माँ, ठीक है, और ये हो गया माँ का पति। क्या कह रही है? वह मेरी माँ के पति, वंदना की माँ का पति, नालायक वो तुम्हारा पापा है, की बड़ी बेटी है। तो पापा की बड़ी बेटी, पापा की बड़ी बेटी, बेवकूफ, तुम्हारी बड़ी बहन है, बदतमीज। बड़ी बहन को पहचानने से इनकार कर दे रही हो, तो आंसर होगा बहन। पता चला आपको? ठीक है, कंफर्टेबल है यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा रीजनिंग का 120 क्वेश्चन का पूरा सेट, जिसको मैंने बहुत इत्मीनान से आप बच्चों के साथ सॉल्व किया। डिटेल में आप बच्चों को इसका सॉल्यूशन बताया। आई होप कि आप बच्चों का अंदाजा लग गया होगा कि लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आप बच्चों के लिए नेक्स्ट वाला वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आप बच्चों के लिए इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।